हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोग का थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट हो चुका है और थर्ड सेमेस्टर में जो स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आती है वो लेसन प्लान्स बनाने में आती है। वैसे आप लोग सेकेंड सेमेस्टर में ऑलरेडी लेसन प्लान्स बना चुके हो, तो आप लोग को आइडिया है कि लेसन प्लान्स कैसे बनने हैं। बट द डिफरेंस इज़ डैट कि जो आप लोगों ने सेकेंड सेमेस्टर में बनाए थे वो आप लोग के मैक्रो लेसन प्लानिंग थी, एंड इन द थर्ड सेमेस्टर यू हैव टू मेक कंप्लीट लेसन प्लान, बिकॉज आप लोगों को टीचिंग करनी है थर्ड सेमेस्टर में, और टीचिंग तो आपको ऑब्वियसली कंप्लीट लेसन प्लान से ही करनी पड़ेगी। सो वो कंप्लीट लेसन प्लान आप लोग को कैसे बनाने हैं उसके लिए हमने ये वीडियो बनाई है। तो आइए देखते हैं कि लेसन प्लान बनाने के लिए हमें क्या करना होता है। तो सबसे पहले तो आपको अपना सब्जेक्ट लेना होता है, जो भी सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में होगा, जिस सब्जेक्ट से आप कर रहे हो बीएड, उस सब्जेक्ट को आपको डेफिनेटली पढ़ाना होता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है पाठ्य योजना मतलब लेसन प्लान। फिर आपको दिनांक, डेट मेंशन करनी है कि आप कौन सी डेट को टीचिंग कर रहे हो। देन विषय मीन सब्जेक्ट, मेरा साइंस था तो हमने यहाँ पर साइंस लिखा हुआ है। बट आर्ट्स वाले ये ना सोचें कि सिर्फ साइंस के लिए, बिकॉज आपको वो मैथड कैप्चर करना है कि किस मैथड से आपको लेसन प्लानिंग बनानी है। ठीक है, ये डिपेंड नहीं करता है, ये मैटर नहीं करता है कि आप साइंस के हो कि आर्ट के हो। ठीक है, वो आपका जो मैथड होता है वो सबके लिए सेम ही होता है। तो ये आपके लिए भी उतनी यूज़फुल है वीडियो जितने कि साइंस के स्टूडेंट्स के लिए। और बाकी अगर आपको आर्ट्स स्टूडेंट्स को किसी भी टॉपिक पर, किसी भी चैप्टर को लेकर के लेसन प्लानिंग बनाने में कोई भी इशू होता है, देन आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। आपने सब्जेक्ट लिखा, देन यहाँ पर लिखा हुआ है उपविषय। उपविषय जो होता है वो सारे सब्जेक्ट्स में नहीं होता है। आप हिंदी, होम साइंस वगैरह में उपविषय नहीं लिखोगे। उपविषय आप मेनली साइंस में लिखते हो कि आप फिजिक्स पढ़ा रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो, बायोलॉजी पढ़ा रहे हो, या फिर आप सोशल साइंस में करते हो कि जियोग्राफी पढ़ा रहे हो, हिस्ट्री पढ़ा रहे हो, या फिर सिविक्स पढ़ा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने रसायन विज्ञान मीन्स केमिस्ट्री पढ़ाई थी, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया। आफ्टर दैट प्रकरण यानी कि टॉपिक, फिर कक्षा यानी क्लास, आप कौन सी क्लास को पढ़ा रहे हो, देन चक्र मतलब पीरियड, एंड आफ्टर दैट अवधि यानी कितनी टाइम पीरियड का था वो। कुछ स्कूल में 30 मिनट्स का होता है, कुछ में 35 का होता है, कुछ में 40 का होता है, तो आप अपने स्कूल के अकॉर्डिंग लिख सकते हो। देन सामान्य उद्देश्य, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जो सामान्य उद्देश्य होते हैं ये आप जितने भी लेसन प्लान बनाओगे, ठीक है, 2020 या फिर 10-10, आई थिंक आप लोग के थर्ड सेमेस्टर में 2020 लेसन प्लानिंग है, मतलब आपको 20 लेसन प्लान्स अगर आप साइंस स्टूडेंट हो तो साइंस के बनाने हैं और 20 मैथ्स के बनाने हैं, है ना। ऐसे ही है, बाकी आपके कॉलेज में जैसा भी हो, तो आपको जितने भी आप लेसन प्लान बनाओगे साइंस के, टॉपिक कुछ भी हो, नो मैटर, ठीक है, आपके सामान्य उद्देश्य सामान्य ही रहेंगे, एक ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपके पर्टिकुलर साइंस सब्जेक्ट के उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, तो कभी कभी इसको ध्यान रखिएगा आप कि कभी कभी एग्जामिनर आपसे प्रैक्टिकल वाइवा में पूछ लेता है कि हम साइंस क्यों पढ़ा रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, हमारे सामान्य उद्देश्य क्या है कि हम क्यों बच्चों को विज्ञान पढ़ा रहे हैं। तो आपको ये पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। वैसे आप इतने सारे लेसन प्लान में सामान्य उद्देश्य लिखोगे तो आपको डेफिनेटली याद ही हो जाएंगे, बट फिर भी आपको ध्यान रखना है और खुद से भी सोचना है कि हम क्यों विज्ञान पढ़ा रहे हैं बच्चों को, ताकि उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न हो, उनकी रेगुलर लाइफ में साइंस की क्या इंपॉर्टेंस है वो ये समझ सकें, साइंस के लिए उनके मन में इंटरेस्ट हो, ठीक है, उनके मन में रुचि उत्पन्न कर सकें हम। ऐसा करके आपको सामान्य उद्देश्य लिखने हैं। देन आया आपका विशिष्ट उद्देश्य। अब विशिष्ट उद्देश्य जो होते हैं वो आपके पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। मीन्स जैसे आप धातुओं के रासायनिक गुण पढ़ा रहे हो बच्चों को, तो क्यों पढ़ा रहे हो, उसको पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, ये आपका विशिष्ट उद्देश्य में आएगा। तो वो आपका हर टॉपिक के लिए अलग होगा। तो इसमें भी आपके संज्ञानात्मक उद्देश्य होते हैं, बोधात्मक उद्देश्य होते हैं, प्रयोगात्मक उद्देश्य होते हैं। वो आपको आपके कॉलेजेस से बताए जाएंगे, रिटर्न वर्क आपको वहाँ से डेफिनेटली मिलेगा। तो इस पर हम बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। ठीक है, सो आपको नेक्स्ट पंच लेना है। नेक्स्ट पंच पर आपको राइट हैंड साइड पे लिखना है प्रस्तावना। प्रस्तावना कौशल, इंट्रोडक्टरी स्किल आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी हुई है बहुत अच्छे से। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें लिखनी है क्रम संख्या, देन छात्राध्यापिका क्रिया। छात्राध्यापिका मीन्स आप,
अभी आप टीचर तो नहीं हो, आप प्यूपिल टीचर हो, मतलब छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक हो, ठीक है। तो यहाँ पर छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक क्रिया यानी आप जो एक्शन जो भी कुछ करते हो क्लास में वो आपको यहाँ लिखना है, और छात्र छात्रा क्रिया आपने जो किया उसके बाद छात्रों ने, आपके स्टूडेंट्स ने क्या रिस्पॉन्स दिया वो आप इस कॉलम में लिखोगे। आफ्टर दैट हम लोग देखते हैं कि हमें प्रस्तावना कौशल के प्रश्न कैसे बनाने हैं। अगर आपको दिक्कत हो रही है प्रस्तावना कौशल के प्रश्न बनाने में, आपको अगर सेपरेट वीडियो चाहिए उसके ऊपर, देन आप कमेंट कर दीजिएगा, आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑफ इट, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड आवर इंट्रोडक्टरी स्किल। तो प्रस्तावना कौशल में सबसे पहले मैंने बच्चों से पूछा कि बताइए बुखार की जांच किस यंत्र द्वारा की जाती है। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस हमेशा इजी होने चाहिए, शॉर्ट होने चाहिए कि बच्चे अच्छे से समझ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे रिस्पॉन्स कर सकें। तो 8th क्लास के स्टूडेंट्स थे, उन्हें पता था, डेफिनेटली पता होगा कि थर्मामीटर द्वारा हम बुखार की जाँच करते हैं, बच्चों ने बताया। माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैट थर्मामीटर में कौन सा तत्व होता है। बच्चों ने बताया कि थर्मामीटर में पारा होता है। वेरी गुड, क्योंकि देखिए पुनर्बलन आप लोगों ने पढ़ा है ना, बच्चों को प्रोत्साहित करना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी वो सही आंसर दें तो उन्हें आप गुड, वेरी गुड, शाबाश ज़रूर कहें, ठीक है। फिर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन कि पारा क्या है, तो बच्चों ने बताया पारा एक धातु है। वेरी गुड। फिर धातु जल से क्रिया करके क्या बनाते हैं, ठीक है। अब बच्चों को शायद में भी नहीं पता होगा, तो यही हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो गया। आपके इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन सिर्फ 4 से 5 से ज़्यादा नहीं हो जाए, मैक्सिमम 5, ठीक है। उसके बाद हमने लिखना है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में क्या, जो हमारा समस्यात्मक प्रश्न निकला हमें उसी से उद्देश्य से, मतलब आज हमें क्या पढ़ाना है वही हमको उद्देश्य कथन बनाना है कि आज हम सभी धातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, ठीक है। ये तो हमारा था पंच का राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड में हमको क्या करना है, हमें सबसे पहले 3 कॉलम बनाने हैं, क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, ठीक है। क्रम संख्या में हम नंबर 1, नंबर 2 हमें कम से कम 2 शिक्षण बिंदु तो कवर करने ही करने हैं। जैसे धातुओं के रासायनिक गुण हम पढ़ा रहे हैं तो हमें कम से कम उसमें 2 शिक्षण बिंदु कवर करने हैं। तो यहाँ पर मेरा पहला शिक्षण बिंदु है कि धातुओं की ऑक्सीजन के साथ क्रिया, ठीक है। अब उसको पढ़ाने से पहले भी हमने कुछ विकासात्मक प्रश्न बच्चों से पूछे। जैसे पहला, जलने में कौन सी गैस सहायक होती है। इजी था, बच्चों ने तुरंत बता दिया, हाँ ऑक्सीजन गैस। क्वेश्चन नंबर 2, Na किस धातु का रासायनिक प्रतीक है। किस धातु का प्रतीक है। बच्चों ने 7th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा हुआ कि जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं ये हमारे पूर्व ज्ञान से संबंधित होते हैं, यानी बच्चों ने पहले भी जो कुछ पढ़ा होता है उससे रिलेटेड होते हैं, तो वो बच्चे रिकॉल कर सकें। तो बच्चों ने बताया कि हाँ सोडियम का होता है। फिर हमें करना है स्पष्टीकरण देना है, यानी कि धातुओं की ऑक्सीजन के साथ क्रिया कैसे होती है, धातु ऑक्सीजन के साथ संयोग करके क्या बनाते हैं, ठीक है। ऐसे करके हमें पूरा एक्सप्लेनेशन देना है ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए कि धातुओं की ऑक्सीजन के साथ क्रिया होती है तो क्या होता है। तो यहाँ पर हमें पूरा डिटेल में स्पष्टीकरण देना है और अपने लेसन प्लान में लिखना भी है। फिर हमें लेना है दूसरा पंच और इस पेज के अपोजिट साइड पे रखना है और फिर वहाँ पर हमको लिखना है। जैसे यहाँ पर हमने छात्राध्यापिका क्रिया तक था, फिर हमने नेक्स्ट पेज पे यहाँ से करना है छात्र छात्रा क्रिया, शिक्षण विधि, सहायक सामग्री और श्यामपट्ट सारांश। हमने जो क्वेश्चंस पूछे थे वो देखिए बच्चों ने आंसर्स दिए, तो जो बच्चे हमारे रिस्पॉन्स देंगे वो हम छात्र छात्रा क्रिया में लिखेंगे और जो हम करेंगे एक्शन वो हम अध्यापिका या छात्राध्यापक क्रिया में लिखेंगे, ठीक है। फिर आया शिक्षण विधि। हम लोगों ने बहुत सी शिक्षण विधियाँ पढ़ी हैं ना, तो उन्हीं शिक्षण विधियों में से हमें अलग अलग शिक्षण विधियों का प्रयोग करते जाना है अपने क्लास में। जैसे यहाँ पर मैंने क्वेश्चन आंसर्स पूछे तो कौन सी शिक्षण विधि यूज हुई, प्रश्नोत्तर विधि, तो वो वहाँ यहाँ पर हमको मेंशन करनी है, ठीक है। आफ्टर डैट सहायक सामग्री। अगर आप कोई चार्ट, कोई ऑब्जेक्ट या कोई प्रैक्टिकल या कुछ भी आप कर रहे हो देन आपको वो यहाँ पर मेंशन करनी है। और श्यामपट्ट सारांश में अगर आप ब्लैक बोर्ड का जो भी यूज़ कर रहे हो। फिर जब हमने स्पष्टीकरण दिया था तब बच्चे क्या थे, शांत थे, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर अब हमने एक्सप्लेनेशन दिया तो हमारी शिक्षण विधि चेंज हो गई। अब हमारी शिक्षण विधि क्या हो गई, व्याख्यान विधि, है ना। सहायक सामग्री फिलहाल के लिए हमने कोई नहीं यूज़ की थी इसलिए मैंने नहीं लिखा हुआ है। आप अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग अगर कोई भी सहायक सामग्री यूज़ करते हो देन यू शुड डेफिनेटली मेंशन इट हियर, ओके। देन श्यामपट्ट सारांश। जी हाँ, यहाँ पर
हमने रिएक्शंस पढ़ाई थी, अभिक्रियाएं पढ़ाई थी, इस वजह से उसे ब्लैक बोर्ड पर मेंशन करना जरूरी था। सो ये देखिए यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि हमने ब्लैक बोर्ड पर बच्चों को कैसे समझाया, क्या समझाया। तो आपने जो कुछ भी यूज़ किया हो सैमपट का, ब्लैक बोर्ड का, जैसे भी जो कुछ समझाने के लिए, वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, आफ्टर डैट हम नेक्स्ट पंच लेते हैं और वहाँ पे भी हम नंबर 2 यानी दूसरा शिक्षण बिंदु लिखते हैं। सेम वैसे ही क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया। ये हमारा जो था वो पेज का राइट हैंड साइड था और ये हमारे पेज का यानी इसी पेज के पीछे के साइड हमें ये वाला पोर्शन कवर करना है। ठीक है, या फिर आपके स्कूल में जैसे बताया जाए, आपके कॉलेज में जैसे बताया जाए आप वैसे कर सकते हो। फिलहाल मैथड यही रहेगा। फिर छात्राध्यापिका क्रिया, फिर हमने उनसे कुछ प्रश्न पूछे, बच्चों ने उसके आंसर्स दिए और फिर हमने स्पष्टीकरण किया। आपको ध्यान ये रखना है कि आपको स्पष्टीकरण इतने अच्छे से करना है कि वो जो आपने शिक्षण बिंदु लिया है, जो आपने टॉपिक लिया है, वो पूरा कंप्लीट कवर हो जाए, अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए। सेम वैसे ही छात्र छात्रा क्रिया, शिक्षण विधि, सहायक सामग्री और सैमपट सारांश। ठीक है, सेम वैसे ही आपको करना है। आपको कम से कम 2 शिक्षण बिंदु कवर करने ही हैं। ठीक है, फिर हमने नेक्स्ट पे क्या करना है, हमें बोधात्मक प्रश्न। भाई अब हमने पूरा टॉपिक पढ़ाया तो हमें देखना तो है कि बच्चों को टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया। तो अब हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बना दें। 4 या 5 क्वेश्चंस हमें बनाने हैं कि धातुएं, जैसे हमने बच्चों को पढ़ाया था ना धातुओं की ऑक्सीजन के साथ क्रिया, तो अब हम बच्चों से पूछेंगे कि धातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाती हैं। ठीक है, मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन की क्रिया को समीकरण द्वारा समझाइए। हमने पढ़ाया था बच्चों को, सैमपट सारांश में आपको दिखाया था ना, तो बच्चों से वो हम पूछेंगे। फिर मैग्नीशियम किस ताप पर जल से क्रिया करता है। मतलब आपने जो कुछ भी स्पष्टीकरण में स्पष्ट किया है, आपको उसी से क्वेश्चंस पुट अप करने हैं। फिर आपको सैमपट सारांश में ऐसे एक ब्लैक पेपर लेना है, वो आपको ब्लैक बोर्ड की तरह दिखाना है। फिर उसको पेस्ट करके आपने ब्लैक बोर्ड पर आपको जाकर सबसे पहले आपको फर्स्ट क्या करना है, ब्लैक बोर्ड पर जाकर के ये चीज़ें अगर नहीं लिखी हुई हैं, दिनांक, विषय, प्रकरण, कक्षा, चक्रवृद्धि, तो उसे लिखना है। अगर लिखी हुई हैं तो उसको आपको अपना विषय के आगे अपना विषय, प्रकरण के आगे अपना प्रकरण। ठीक है, सबसे पहले आपको वो लिखना है। जब आप प्रस्तावना कौशल करोगे, उसके बाद जब बच्चे बता देंगे, जब आप अपना बता दोगे उद्देश्य कथन कि हाँ आज हमें ऐसे ऐसे पढ़ाना है, आज हम ये पढ़ रहे हैं, तब आप यहाँ पर अपना प्रकरण लिखोगे ब्लैक बोर्ड पे। ठीक है, फिर आप बच्चों से जो प्रश्न पूछते जाओगे उसका उत्तर लिखते जाओगे। ठीक है, तो ये आपका सैमपट सारांश हो गया। फिर आप निर्देश एवं निरीक्षण यानी कि बच्चों को निर्देश दोगे कि अब आप लोग ये सैमपट कार्य अपनी कॉपी में उतार लीजिए और आप देखेंगे पूरे क्लास में कि बच्चे नोट डाउन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फिर लास्ट में आपको होमवर्क देना है। पुनरावृत्ति में आपका क्या आएगा, आपका रिवीजन। पुनरावृत्ति के लिए आपको हम एक चीज़ बताना चाहेंगे कि पुनरावृत्ति में आप बहुत सी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पर हमने फिल इन द ब्लैंक्स का यूज़ किया है। ठीक है, वैसे ही आप चाहो तो मैच द फॉलोइंग कर सकते हो, राइट और रॉन्ग टिक कर सकते हो। ठीक है, टिक और क्रॉस कर सकते हो। ऐसे करके आप पुनरावृत्ति में किसी भी चीज़ का, किसी भी पैटर्न का यूज़ कर सकते हो। और उसके लिए आपको एक ब्लैक बोर्ड दिया जाता है, एक हैंड करने के लिए आपके साथ किट में, आपकी जो टीचिंग किट होगी उसमें दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको उसमें घर से ही लिख के लेके जाना है, फिर स्कूल में ही अगर आप टीचिंग कर रहे हो, ड्यूरिंग आपको ब्रेक मिलता है तो उसमें आपको अपना ये मेंटेन करना है। जैसे हमने यहाँ पर रिवीजन के लिए बच्चों को, और आपको रिवीजन वर्क ऐसा बनाना है कि वो आपका पूरा टॉपिक जो कवर कर ले। ठीक है, फिर आपको बच्चों को देना है गृह कार्य। होमवर्क में आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो। जैसे यहाँ पर हमने बच्चों को दिया कि सोडियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम की ऑक्सीजन के साथ क्रिया को समीकरण द्वारा व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो आपका ये पूरा लेसन प्लान कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है देन प्लीज़ कमेंट करिए, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। और एक बार मैं आपको अब बताना चाहूँगी कि बच्चे को, ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है कि वो PDF की डिमांड कर रहे हैं। सो अगर आप PDF चाहते हो देन ये हमारा न्यू चैनल है पंख एजुकेशन टेलीग्राम पे। सो वहाँ पर आप टेलीग्राम में जाकर आप सर्च बटन पे क्लिक करके @ और ये पंख EDU, ठीक है, ये टाइप करोगे देन वो आपका पंख एजुकेशन ऊपर आ जाएगा। आपको वो ओपन करना है और ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पर आपको जो भी PDF चाहिए होगी वो मिल जाएगी। ठीक है, सो आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर रही हो तो
अच्छे से लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।